नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देश की महान विरासत को याद करने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है। अब हर साल 17 सितंबर के दिन को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दरअसल वहां के इलाके के लोगों की ये मांग थी कि 17 सितंबर को हर साल हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाए, तो मोदी सरकार ने इलाके के लोगों की लंबे समय से चल रही मांग को पूरी कर दी है। विरासत को उचित सम्मान देने के लिए मोदी सरकार ने इस तरह के कई फैसले लिए हैं। गुमनाम नायक हों या फिर गुमनाम दास्तान, अब उनको दिया जा रहा है भरपूर सम्मान। तो आज की चर्चा इसी पर करेंगे। जुड़ेंगे इस विषय के दो बेहद जानकार विशेषज्ञ भी। लेकिन पहले देख लीजिए आज की चर्चा की कुछ बड़ी बातें। और जो बड़ी बातें हैं वो ये कि देश की महान विरासत को याद करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार का ये एक और बड़ा फैसला, हैदराबाद मुक्ति दिवस, यह विरासत को सम्मान देने का काम हुआ है। हर साल 17 सितंबर के दिन मनाया जाएगा हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में। हैदराबाद को आजाद कराने वाले शहीदों को याद करने और युवाओं के मन में देशभक्ति की लौ जगाने का मकसद है इसके पीछे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी है। हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने के बारे में 15 अगस्त 1947 को भारत को तो आज़ादी मिल गई थी, लेकिन 13 महीने तक हैदराबाद को आज़ादी नहीं मिली थी। उसके बाद मिली। रजाकारों ने भारत संघ में विलय का विरोध करते हुए हैदराबाद को या तो पाकिस्तान में शामिल होने या फिर मुस्लिम प्रभुत्व बनाने का आह्वान किया था, यानी इस्लामी देश। स्थानीय लोगों ने इस क्षेत्र को भारत संघ में विलय करने के लिए रजाकारों के अत्याचारों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। रजाकारों ने हालांकि स्थानीय लोगों पर बड़े अत्याचार किए थे और हैदराबाद में तत्कालीन निजाम शासन का उन लोगों ने बचाव किया था। निजामों के शासन में था हैदराबाद, लेकिन ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस कार्रवाई हुई और उसके बाद हैदराबाद को मुक्त कराया गया। 17 सितंबर 1948 वो दिन जब निजाम के शासन से हैदराबाद मुक्त हो गया और राष्ट्रीय अखंडता के तहत एकीकरण हुआ। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा यह सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन पोलो शुरू की गई थी। राष्ट्रीय अखंडता और एकीकरण के महानायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है हैदराबाद के मुक्ति का पूरा श्रेय। मोदी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए थे और इन कार्यक्रमों में पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे। इलाके के लोगों की मांग थी लंबे समय से कि 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाए, तो मोदी सरकार ने इलाके के लोगों की लंबे समय से चल रही मांग को अब पूरी कर दी है। और यह कोई पहला फैसला नहीं है। विरासत को उचित सम्मान देने के लिए मोदी सरकार ने ऐसे कई फैसले लिए हैं और हम आपको बताते रहते हैं ऐसे फैसलों के बारे में। तो गुमनाम नायक हों या फिर गुमनाम दास्तान, अब उन्हें दिया जा रहा है भरपूर सम्मान। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ, जैसे कि हमने बताया था, कि इस मामले के बेहद जानकार दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी, इतिहासकार, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और साथ में वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी इस चर्चा में। मैं शुरुआत के विक्रम राव सर से करता हूं, उसके बाद प्रोफेसर हीरामन तिवारी के पास आऊंगा। राव सर, सबसे पहले आपसे चर्चा की इसलिए शुरुआत मैं कर रहा हूं क्योंकि हम आपके जरिए इस बात को समझना चाहते हैं कि ये जो हैदराबाद की मुक्ति की दास्तान थी, क्या इसे भुला दिया गया था और अब एक बार फिर से उस दास्तान को याद करने के लिए हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का फैसला हुआ है? कई मायने में आप सच बात कह रहे हैं जी, बड़ा कड़वा सच जी, सत्य। डॉक्टर बुरगुल रामकृष्ण राव जी, जो आजाद हैदराबाद के प्रथम मुख्यमंत्री थे, बल्कि प्रधानमंत्री उस जमाने में कहते थे, और बाद में यूपी के राज्यपाल भी हुए, वो नेहरू से गिड़गिड़ाते रहे कि सेना को भेजो, रजाकार ले जाएंगे, और जिन्ना का ऐलान आ चुका है कि दक्षिणी राजधानी होगी हैदराबाद इस्लामी पाकिस्तान की। यहाँ तक नौबत आ गई थी जी। और बाद में पता नहीं क्यों नेहरू निर्णय नहीं कर पाए, तो एक आदमी था उस वक्त हिंदुस्तान में, आयरन मैन, लौह पुरुष,
सरदार पटेल ने कहा, सेना को भेजा, क्योंकि निजाम दुतरफी बातें कर रहा था, जिन्ना से बात कर रहा था और इधर भारत सरकार से भी। आप सोचिए तो गौर कीजिए, बल्कि भारतीय इतिहास के छात्र गौर करें, अगर हैदराबाद और कराची एक साथ हो जाते तो दक्षिण का क्या होता है। इसे श्रेय जाता है सरदार पटेल को। यहाँ मेरी राय में एक बहस जरूर होनी चाहिए। गांधी जी की अहिंसा के खिलाफ कुछ काम नहीं हुआ है हैदराबाद में। तो बड़ा प्रचार हुआ था उस समय, मैं तो स्कूल में पढ़ता था, मेरी मातृभाषा तेलुगु है। बड़ा प्रचार हुआ था, साहब ये अत्याचार हो गया है और जबरदस्ती दमन करके जनता। उल्टा अत्याचार तो सर शायद रजाकारों ने किए थे, है ना। अत्याचार और अहिंसा तो रजाकारों ने वहां पर किए थे। हाँ। आपको पता है, नाखून उखाड़ दिए गए, सत्याग्रहियों की उंगलियां काट दी गई, कई लोगों की 60 जीभ काटी गई। अगर उस वक्त सरदार पटेल के सेक्रेटरी वीपी मेनन न जाते, काम करते, और एक और आदमी जनरल जयंत नाथ चौधरी, उस वक्त मेजर जनरल थे वो, उन्होंने जिम्मेदारी ली कि हाँ मैं जाऊंगा। अब यहाँ डिस्प्यूट उठ रहा था, हैदराबाद कहाँ से नजदीक है, महाराष्ट्र से या आंध्रा से। ठीक तय हुआ कि नहीं, हाँ विजयवाड़ा से भेजेंगे, और विजयवाड़ा से वो पहुंच गया 8-10 घंटे में। और यहाँ एक चीज और कहना चाहूंगा आपके श्रोताओं को, तो कई लोग तो नए हैं, कई लोग युवा हैं, कई लोग तो इतिहास के पन्ने पलट के जानते हैं। अगर हैदराबाद एक न होता तो जो दक्षिण की अभी जो मोदी जी कर रहे हैं बनारस में बैठ के तेलुगु संगम, तेलुगु भाषा मातृभाषा इन दो राज्यों में मिलाती है। तेलंगाना और तमिलनाडु और तेलंगाना और आंध्र की भाषा तेलुगु है। इतना जब संगम कर रहे हैं मोदी जी, अगर आज तेलंगाना अलग होता तो क्या होता। इसीलिए मैं एक बात के बात खत्म करूंगा। एक भाषा को भाषावारी राज्यों के हिसाब से तेलुगु के आधार पर हैदराबाद को और आंध्र प्रदेश को जोड़ा गया है। ठीक है, मैं लौटता हूं। ये भारत का कि उसी भाषा के नाम पर 2 राज्य हो गया है। ठीक है, मेरे लिए शर्म की बात है। मैं लौटता हूं आपके पास, फिर से मैं लौट कर आऊंगा सर। लेकिन आपने जो बात कही ना कि आज के युवाओं को जानना चाहिए, तो हमने भी जो आज इस पर चर्चा रखी, हमारा भी मकसद वही था जो आप कह रहे हैं। प्रोफेसर हीराबंत तिवारी, जो बात सर अभी राव सर हमें बता रहे थे कि देखिए हैदराबाद की मुक्ति का पूरा क्रेडिट सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। ऐसे में कई तरह की चीजें हम सुनते हैं। एक इतिहासकार के तौर पर हमारे आज के युवाओं को बताइए कि वो दास्तान जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं सर, वो दास्तान कितनी अहम थी। राव सर ने बहुत उस पर रोशनी डाल दी है, आप भी बताइए कि कितनी अहम दास्तान थी वो हैदराबाद की मुक्ति की दास्तान। धन्यवाद लालचंद जी, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने अपनी भूमिका में सारी जो उसकी पटकथा थी वो लिख दी। और ये हृदय विदारक जो कथा जिसको आपने कहा कि ये भूला हुआ था, बिसरा हुआ था, जिसको गुमनाम आप कह रहे हैं, मैं इसको गुमनाम नहीं कहता हूँ। जानबूझ करके जिसको भुलाया जाता है वो गुमनाम नहीं होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन अभी राव साहब तो चलते फिरते इतिहास है, हम तो सिर्फ इतिहास विभाग में काम करते हैं, पढ़ाते हैं। जी जी जी। तो जो इन्होंने कहानी जिस प्रकार से बताई, और वो हृदय विदारक कहानी है। आपने अपनी भूमिका में भी कही कि हम लोगों को तो पता नहीं, हम उत्तर भारतीय हैं, हमको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। लेकिन वहां पर जो रजाकार जो जितना आतताई स्वरूप में जिस प्रकार से अभी बता रहे थे राव साहब, इतने बड़े पत्रकार हैं और इतिहास के ज्ञाता हैं, मैं बहुत छोटा हूं उनके सामने, कि वो किस प्रकार से प्रताड़ित करते थे लोगों के ऊपर दमन करते थे। और उनकी व्यथा को यदि किसी ने सुना तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और जिस प्रकार से ऑपरेशन पोलो किया गया, आप कल्पना कीजिए 4 दिन के अंदर, अगर 4 दिन के अंदर रजाकारों के इस आतंक को, इस आतताई व्यवहार को और मारपीट को खत्म किया जा सकता है। और अभी राव साहब ने कहा कि हम उत्तर भारतीय, हम हो या आप हो, मैं क्षमा कीजिएगा मैं आपको भी शामिल कर रहा हूं, बिल्कुल हम बिल्कुल को आभास नहीं होता है कि दक्षिण भारत कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए। और ये ठीक कह रहे हैं कि वो
निजाम जो है वो 3 जगह से बातें कर रहा था, 2.5 जगह से। एक तो पाकिस्तान से बात कर रहा था, दूसरे वो मुस्लिम डोमिनियन की आजादी के लिए ब्रिटेन से बात कर रहा था, और आधी बात वो हमारे अपने शासकों से बात कर रहा था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसकी बात अपने गृह मंत्री लौह पुरुष पटेल जी से नहीं हो रही थी। इसीलिए अंततः जब ये लोगों की जो प्रताड़ना थी, जो कष्ट था, जो मारकाट थी, उसकी जब अति हो गई तो उन्होंने इस प्रकार का कदम उठाया। और जैसे इन्होंने बताया, विजयवाड़ा के माध्यम से सेना को भेजा। सेना को आने में 7-8 घंटे लगे होंगे, लेकिन हैदराबाद पर कब्जा करने में, उस पर पूर्णतः नियंत्रण करने में सिर्फ 4 दिन लगे और निजाम को घुटने टेकने पड़े। और एक अंत में मैं और महत्वपूर्ण बात जरूर राव साहब की बात को दोहराता हूं कि यदि कहीं दोनों में से एक विकल्प जो ये निजाम चाहता था, कितना भयावह होता, चाहे वो मुस्लिम डोमिनियन हो या पाकिस्तान के साथ, यदि पाकिस्तान के साथ होता तो इतनी भयंकर स्थिति भारत की होती कि आपको पता ही नहीं है क्या करें। आप एक तरह से 3 या 4 जगह से घिर जाते। उधर पाकिस्तान आपके पश्चिम में, पूर्व में बांग्लादेश जो उसका अंश था, और दक्षिण में ये। आप कल्पना कीजिए कि भारत किस प्रकार से एक ऐसे चंगुल में आ जाता। तो ये दूरदर्शिता थी। हमारे पटेल प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे, और राव साहब ने तो बड़े अच्छे तरह से बताई दिया। तो इसको, और ये अंत में ये जो मांग है, मुझे लगता है सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ही लोगों की मांग नहीं है, पूरे भारत देश की भावना है, पूरे देश की को एक पुण्य दिवस माना जाना चाहिए। ठीक है सर, आपने जो वो 2.5 का जिक्र किया ना, 2.5 निगोशिएशन, उसमें आधे निगोशिएशन का, उसमें आपने कहा वो आधा निगोशिएशन सरदार पटेल से तो नहीं चल रही थी, ठीक है, वो परत मैं खोलूंगा जरूर, लेकिन अभी एक ब्रेक ले लेता हूं, उसके बाद मैं लौट करके उस परत को जरूर खोलूंगा। मैं बिल्कुल, मैं राव सर से ही खुलवाऊंगा उस परत को। राव सर से ही हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे कि वो उस परत को खोले। अभी वक्त है एक ब्रेक का। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। सीमा पर देश की रक्षा करते जवानों की दिवाली सोनी ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने इस साल भी देश के जवानों के साथ मनाई दिवाली। पापा, मोदी जी के साथ। मेरा बच्चा। जानते हैं मोदी जी कि त्योहार में हम तो नहीं जा पाते बेटे के पास, इसलिए वही चले जाते हैं परिवार बन के उसके पास। सच कहूं, हम सब हैं मोदी का परिवार। मेरा भारत, मेरा परिवार। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए, और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ, लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है ब्रेक के बाद। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या थी वो हैदराबाद की दास्तान। हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं, और ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा बड़ी अहम मोड़ पर थी। मैं फिर से उसी बात को बढ़ाता हूं विक्रम राव सर के साथ, और ये मेरी ही मांग नहीं, ये तो प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी ने भी मांग की है राव सर से। राव सर बताइए किन से बात चल रही थी, क्योंकि जैसा कि प्रोफेसर हीरामन तिवारी सर ने कहा कि वो बातचीत सरदार पटेल जी से तो नहीं चल रही थी, वो आधे फ्रंट की बातचीत। वो मोहम्मद अली जिन्ना से, और दूसरी तरफ नेहरू को भरमाया जा रहा था जी, प्रधानमंत्री को। यही है वो आधा फ्रंट। हाथ बांध दो सरदार पटेल गृह मंत्री के,
बड़े शर्म की बात है कि ऐसे दौर पे जो हिंदुस्तान आजाद हो रहा है, अपने ही प्रदेश को बचाने के लिए मतभेद था दिल्ली में। ये तो फिर सरदार पटेल ने जिद करके कहा तुम कश्मीर संभालो, विदेश नीति की बात करते हो, हैदराबाद हिंदुस्तान का हिस्सा है और मैं गृह मंत्री संभालूंगा इसको। यही तो अफसोस है कि काश उस समय सरदार पटेल कहते कि दोनों में संभालूंगा, हैदराबाद भी और कश्मीर भी। जी 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 नहीं, जी नहीं, नेहरू की जिद थी कश्मीर नहीं छोड़ते हुए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा आपके मार्फत से आपके श्रोताओं को, पढ़िए जानिए नई पीढ़ी वाले, अगर हैदराबाद में ये कदम न उठाया जाता, आज निजाम के साथ हमदर्दी होती है। 2 साल पहले वहां की कांग्रेस पार्टी ने और वहां के लोगों ने ये आजादी दिवस मनाने से इनकार कर दिया था। दिल्ली से जाना पड़ा था केंद्रीय मंत्री को, रेड्डी को, और तब जाके हुआ। आज 2024 के हैदराबाद के मर्जर को, भारत से विलय को भी हम कुछ लोग दिल से नहीं लेते हैं। और खासकर क्रिकेटर जो भारत का कप्तान था, नाम नहीं लूंगा उसका, ये हालत है। इसलिए मुझे बहुत स्पष्ट करना है, आप जरा गौर कीजिएगा। अगर मान लीजिए दूसरा विकल्प है, दूसरा कल्पना है, काजीपेट जोड़ता है दक्षिण को उत्तर से, काजीपेट सारी ट्रेनें गुजरती है, काजीपेट निजाम के राज का हिस्सा था, काजीपेट पर रजाकारों के कब्जा हो चुका था, पैरालाइज कर दिया था, इसीलिए जनरल चौधरी को जाना पड़ा विजयवाड़ा और आंध्रा से उन्हें आना पड़ा। अगर यहाँ से जाते काजीपेट पार करके तो 4 घंटे पहले पहुंच जाते, नहीं पहुंच पाए, उधर जाना पड़ा उनको। ये सारे ऐतिहासिक तथ्य हैं और आज भी भारत के लोग, कुछ लोग वही बात करते, कश्मीर और निजाम के बारे में नहीं समझते हैं, पढ़ते नहीं है, जानकारी नहीं है। और हमें गर्व है कि आज मैं उस भारत का नागरिक हूँ तेलुगु भाषी आंध्रा और निजाम भारत के हैं। और जो बात प्रोफेसर तिवारी कह रहे थे ना, मैं उसकी पुष्टि करता हूं कि एक छात्र के तौर पर हमने आपके बड़े सारे कॉलम पढ़े हैं सर, और जो आपका योगदान रहा है, हम बड़े चाव से आपके कॉलम का इंतजार किया करते थे, जो जानकारियों से भरपूर हुआ करते थे। प्रोफेसर मैं आभारी हूँ आपका। जी सर बिल्कुल, हम आपके आभारी हैं। हमारे लिए और लालचंद जी इसके पहले कि आप प्रश्न पूछे, मैं एक बात कहना चाहता हूं अपनी ओर से और संभवतः आपकी ओर से भी, जरूर, कि हम जो हिंदी भाषी हैं उनको थोड़ी आज लज्जा भी हो रही है, प्रसन्नता भी हो रही है कि एक तेलुगु भाषी इतनी सुंदर भाषा में, हिंदी भाषा में इस प्रकार का चित्रण कर रहा है। हमेशा से सर, हमेशा से। ये नन्नैया के संतान हैं, जिनको हम जानते हैं, नन्नैया जो पितामह माने जाते हैं तेलुगु भाषा के। तो लेकिन जो इन्होंने बात कही, वो जो काजीपेट वाली बात कही, आप देखते हैं भारत में ऐसे ऐसे स्थान है, आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले ही चिकन नेक असम की बात की जा रही थी। किस प्रकार की अवधारणा लोगों में है, कैसे करते, जिन्होंने चित्रण किया कि कहां से किस प्रकार से वो तालमेल बैठ रहा था। दूसरा, एक मैं चूंकि एक इतिहास के विभाग में काम करने के नाते और एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मैं ये भी कहूंगा कि जिस प्रकार से त्रुटियां की गई हैं इतिहास में, अभी राव साहब ने बताया कि ये अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने हाथ में नहीं ले लेते तो पता नहीं कितनी तबाही होती। इसीलिए मैंने जोड़ा था, और भी बात है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि रजाकार एक ऐसी स्वतंत्र आर्मी थी जिसका निजाम से कोई लेना देना था नहीं था, ये बिल्कुल तथ्य से परे है। निजाम पूर्णतः सपोर्ट कर रहा था, निजाम को सब पता था कि कितने अत्याचार हो रहा है। तो 3-4 जो बातें उनके बारे में जो छुपाई गई हैं मेरी दृष्टि में, आपने कहा आप भी विद्यार्थी हैं, हम लोग राव साहब को पढ़ते ही हैं, कि एक तो वो उसकी पूरी मंशा थी कि पाकिस्तान से विलय हो, और अगर वो ना हो सके तो ब्रिटिश डोमिनियन और ब्रिटेन का भी जो कुछ वो था, एक रुचि थी कि इस प्रकार से भारत को किसी न किसी प्रकार से अपने चंगुल में रखा जाए। तो इतनी बड़ी दूरदर्शिता थी। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं इतिहास के माध्यम से कि एक त्रुटि जो हुई थी उसको ठीक करने में 73 वर्ष लगे 2019 आप धारा 370 की बात कर रहे हैं और यदि ये नहीं हो पाता तो क्या हाल होता। मुझे नहीं लगता है राव जी जैसे व्यक्ति का हम इतने आराम से बात सुन सकते, क्या होता क्या नहीं होता। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है जिसको जानबूझ करके, इतिहास के तमाम ऐसे गुण होते हैं कि किसी बात को कहने के लिए आप ऐसे ढंग से कह दीजिए कि सत्य भी छुपा रहे लेकिन आपको एक्यूज भी ना किया जा सके। और आप लोग तो पत्रकार है, सब कुछ खोज करके निकाल लाते हैं, इसलिए मैंने कहा कि इसमें आप जैसे लोगों की मदद भी लेते हैं। प्रसन्नता है कि हैदराबाद मुक्ति दिवस
की एक अंततः घोषणा हो गई, जो कुछ वर्षों से चल रहा था। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया कि सरकार मना कर रही थी मनाने के लिए, एक दबाव डालना पड़े एक स्वतंत्र देश में, स्वतंत्र राज्य में, एक अपने आत्मनिष्ठ देश के अंदर, ये एक लज्जा की बात है। बिल्कुल। चलते चलते छोटी सी टिप्पणी राव सर की। राव सर, ये दिवस मनाने के फैसले को लेकर के आपको लगता नहीं बहुत पहले ये फैसला हो जाना चाहिए था? बहुत पहले 1948-49 होना चाहिए था। क्या हुआ कश्मीर के साथ? भारत के साथ धोखा हुआ और यही हुआ निजाम को। और ये एक बात खत्म करूंगा, जरूर। निजाम को गवर्नर बना दिया हैदराबाद का। इससे बढ़ के शर्म की बात कोई हो सकती है? राज्य प्रमुख हैदराबाद के वही बना जो आने से मना कर रहा था, हिंदुओं पे जुल्म कर रहा था। अब ज्यादा कह रहे हैं। ठीक है, फिर कभी हम लोग जुड़ेंगे और फिर इस चर्चा हम लोग इस तरह की चर्चा जरूर करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राव सर, के विक्रम राव सर, प्रोफेसर हीरामन तिवारी सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में। नमस्कार। तो आज की चर्चा हम इसे पर कर रहे थे कि हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का आखिरकार मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है, क्या है इसका परिप्रेक्ष्य, क्या रही है पृष्ठभूमि, और क्यों नई पीढ़ी को यह जानना जरूरी है कि वो दास्तान क्या थी। आज की चर्चा में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग